कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और आज की शो की शुरुआत हम करेंगे खास एक्सक्लूसिव खबर के साथ, जहां पर हम जानते हैं कि एनसीडीएक्स अपने कॉफी के वादा को यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी एंड सीईओ अरुण रास्ते हैं। अरुण जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया शो पे जुड़ने के लिए और मेन्यू कंग्रेचुलेशंस। एक नया यहां पर वायदा आप शुरू करने जा रहे हैं और कॉफी की तो दिन की शुरुआत ही यहां पर होती है और आई एम श्योर कि कॉफी कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी यहां पर दिन की शुरुआत होनी चाहिए लोगों की। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऑफकोर्स अगर ये साल मुड़ के देखें अरुण जी तो बहुत बेहतरीन नहीं रहा है कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, लेकिन एक नई कमोडिटी का लॉन्च हमेशा एक चीयर लेके आता है और वो भी अगर कॉफी हो। कैसे देखा है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये साल और कॉफी क्यों चुना? मनीषा जी थैंक यू। जैसे आपने कहा ये साल तो बड़ा चैलेंजिंग रहा है, बट वोलेटिलिटी जो होती है कभी न कभी उसका भी एंड होगा या कम होगी। तो गोइंग फॉरवर्ड वी होप कि अगले साल, मतलब इस साल जो हमने देखा वो अगले साल नहीं हो जी। और जैसे कि आपने कहा कि कॉफी दिन की शुरुआत करती है, कॉफी दिन के लिए मतलब तरोताजा करती है, तो मार्केट को भी शायद कॉफी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी मार्केट को भी तरोताजा करेगा, ये हमारी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ हम इस कॉफी कॉन्ट्रैक्ट को 30 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। जी, इट्स अ मेजरली ऑफ कोर्स साउथ इंडियन मार्केट है और आप शायद कर्नाटका में भी होंगे, कुशाल नगर में यहाँ पर एक डिलीवरी सेंटर है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मार्केट, कहाँ से आपको लगता है मेजर पार्टिसिपेशन आता हुआ नजर आएगा? देखिए, कॉफी इज नॉट अ साउथ इंडियन मार्केट। अगर आप कॉफी देखेंगे दुनिया भर में तो दो तरह की कॉफी होती है मेजरली, एक रोबस्टा होती है, एक अरेबिका होती है। जी। तो अरेबिका जो है यूएसए आइस में ट्रेड हो रही है और रोबस्टा जो है आइस यूरोप में ट्रेड होती है। अब आइस यूरोप में रोबस्टा जो कॉफी है व्हीट और कोको के बाद थर्ड लार्जेस्ट कमोडिटी है। कॉफी की सप्लाई चेन ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये कॉफी सप्लाई करते हैं, डेवलप कंट्री कंज्यूम करते हैं। अगर आप मेजर प्लेयर्स देखेंगे दुनिया भर में तो सबसे बड़ा प्लेयर है ब्राजील, उसके बाद आते हैं कंट्रीज लाइक वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरास और सातवां नंबर हिंदुस्तान का आता है। हम लोग करीब 8,200 टन कॉफी प्रोड्यूस करते हैं आज की तारीख में और इसमें से करीब 70% तो एक्सपोर्ट होती है। दैट इज नंबर वन। दूसरा, जो हमारी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि साउथ इंडिया में इसको प्रोड्यूस करते हैं। 71% ऑलमोस्ट जो हमारी कॉफी होती है उसका 71% कर्नाटका में होगा, अराउंड 21% एडजॉइनिंग एरियाज जो केरला का है वहाँ है, करीब 5% तमिलनाडु में है। बट आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने हमें ये कहा है कि मणिपुर में जितनी भी कॉफी होगी वो पूरा का पूरा जापानीज लोग खरीद लेंगे। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उड़ीसा में, आंध्रा में भी कॉफी प्रमोट कर रही है। तो ये जो मतलब पुराना हमारा ख्याल कि सिर्फ साउथ इंडिया में कॉफी होती है बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। और इसके दो कारण है, एक तो जैसे मैंने कहा कि कॉफी ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटीज है और इंडिया में भी कॉफी पीने का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। देखिए, अगर आप दिल्ली या मुंबई या किसी जगह जाएंगे, स्टारबक्स जाएंगे, बरिस्टा जाएंगे, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, जनरेशन वाई और जनरेशन जेड, आराम से बैठ के 200-300 रुपए देके कॉफी पीते हैं। दैट्स अ ट्रेंड नाउ। चाय पीना कम हो गया, लस्सी पीना कम हो गया, कॉफी पीना बढ़ गया। तो दैट इज अ ट्रेंड। इसलिए कॉफी तो वी होप दैट, जैसे आपने कहा, मार्केट के लिए चेयर लेके आएगा, कमोडिटीज मार्केट के लिए चेयर लेके आएगा और हम सब के लिए चेयर लेके आएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा वनीला कॉफी, हेजलनट एंड कैपुचिनो एंड जी हाँ, देयर इज अ 20 टाइप ऑफ कॉफीज। अगर आप किसी बेसिक रेस्टोरेंट में भी चले जाएं तो क्लियरली द ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। एक और बात, इनिशियली हम ऐसे बात करते थे कि कोई कमोडिटी है तो उसके इंडियन इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर क्या चिंताएं हैं, लेकिन जैसा हमें पिछले एक साल ने सिखाया है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वेदर ब्राज़ील में क्या है उससे हमारी फसल को या हमारी प्राइसेस को फर्क पड़ता है, डिमांड को फर्क पड़ता है। कैसे देखते हैं आप इसे, और आपको लगता है इंडियन ट्रेडर हेजिंग के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस के हिसाब से अब यहां पर पर्याप्त है? देखिए, हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया ग्लोबल मतलब विलेज हो गई है और ग्लोबल विलेज होने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये है कि हमें ये पता चलता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। नुकसान ये है कि दुनिया में अगर कहीं भी कुछ होता है एंड इफ द सप्लाई चेन्स आर इंटरलिंक्ड, यहाँ पर उसका नुकसान होता है। जैसे यूक्रेन और रशिया बहुत दूर है हमसे, उन दोनों का आपस में वॉर हुआ, सनफ्लावर ऑयल इंडिया में आना बंद हो गया। तो जो जियोपॉलिटिकल रीजन होते हैं, जो ज्योग्राफिकल रीजन होता है, अब ये कह रहे हैं कि ला नीना और एल नीनो का जो इम्पैक्ट पहले हिंदुस्तान में सिर्फ होता था, अब लैटिन अमेरिका में जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहां पर सोयाबीन कम आएगा। किस्मत से हमारे यहाँ सोयाबीन इस साल बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। तो शायद मतलब हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी लास्ट ईयर हुई थी। बट
जो आपने हेजिंग का क्वेश्चन पूछा, देखिए रिस्क हेज करना हर एक के लिए बहुत जरूरी है, वेदर इट इज ए ट्रेडिंग रिस्क, वेदर इट इज इंडिविजुअल रिस्क। आप अपनी लाइफ की रिस्क को लाइफ इंश्योरेंस लेके हेज करते हैं, उसी तरह किसी ट्रेडर को, किसी प्रोसेसर को, किसी इंपोर्टर को, किसी एक्सपोर्टर को रिस्क हेज करना जरूरी है। और उस रिस्क हेज करने के लिए कमोडिटीज में स्पेसिफिकली हमारे ऐसे एक्सचेंज आपको मदद करते हैं। तो वी सी गोइंग फॉरवर्ड जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो रिस्क को समझते हैं, रिस्क को हेज करने की अहमियत समझते हैं, और दे विल कम ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक द एक्सचेंजेस, जिससे अपनी रिस्क को हेज करें, और ताकि मतलब एक तो उनको नुकसान नहीं है और दूसरा रिस्क मैकेनिज्म और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म का फायदा उठा सकें। जी हाँ, अरुण जी, बाजार में एक जोक चलता है कि अगर आप कोई कमोडिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक को भी ले लेना चाहिए। तो अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी स्टॉक भी ले सकते हैं, अपने कॉफ़ी के भाव आगे जाके हेज भी कर सकते हैं, तो ये 3 वे बन जाएगा आपकी कॉफ़ी के लिए। पर अरुण जी, एक और चीज़, जब हम रिस्क हेज करने की यहाँ पर बात करते हैं और काफ़ी वॉल्टिलिटी हमने इस साल प्राइसेस में आते हुए देखी है, हम अवेयरनेस भी करते रहते हैं, CNBC आवाज़ और NCDX ने भी यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। आशा यही होती है कि जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इस वॉल्टिलिटी में कहीं नुकसान ना कर बैठे, वो एक है जिनको एक अवेयरनेस यहाँ पर बाजार में आए। तो कैसे देखा है आपने पिछला एक साल? क्या कुछ और उम्मीदें रख सकते हैं NCDX से आने वाले एक साल के लिए? क्या कुछ पार्टिसिपेशन, क्या कॉन्वर्सेशंस हैं आपके रेगुलेटर्स के साथ इन सबको लेकर? देखिए, पिछले एक साल में हमें एक चीज ये सिखाई है कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज होती है, पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटीज होती हैं, उनमें सस्पेंशन आने की गुंजाइश होती है जी। पर देयर आर लार्ज कमोडिटीज जो पॉलिटिकली इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, प्राइस कॉन्शियस हाउसवाइफ के लिए इतनी मतलब सेंसिटिव नहीं होती है, जैसे कि हम कॉफी अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो इन कमोडिटीज पे हमारा थोड़ा फोकस अब बढ़ने वाला है। हम ऐसी कमोडिटीज लॉन्च करेंगे जो हाउसवाइफ के बजट को डेली बेसिस पे पिंच नहीं करें, लार्ज मतलब कमोडिटीज हों। हमने रिसेंटली स्टील लॉन्च किया है। अब स्टील वन ऑफ द ग्लोबल, मतलब ग्लोबली अगर देखा जाए तो बड़ी कमोडिटीज में आती है। स्टील कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्च किया, जस्ट पिछले वीक हमारी फर्स्ट डिलीवरी हो गई है स्टील कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमारे लिए वो होपफुली बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, हर जगह इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका। दूसरा, जैसे हमने अभी कॉफी लॉन्च किया, इसी तरह की कुछ और कमोडिटीज हमारी लॉन्च करने का इरादा है। डेफिनेटली जो हमारी लार्ज कमोडिटीज पहले थी, जो एक साल पहले सस्पेंड हो गई है, हमें उम्मीद है कि जब एक साल का पीरियड खत्म होगा दिसंबर में, जैसा मैंने कहा सोयाबीन के इंडिया में इस साल बम्पर मतलब पैदाइश होने की उम्मीद है। चना आप देख ही रहे हैं कि जो MSP से कंटिन्यूअसली नीचे चल रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो सस्पेंशन हुए थे पिछले साल वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे और उसके बाद बाजार में इन कमोडिटीज को ट्रेड करने की इजाजत मिल जाएगी। एब्सोल्युटली, एक्चुअली यही एक आस्क है जो हमने काफ़ी हद तक इंडस्ट्री से आता हुआ देखा है। एसोसिएशंस ने भी इसकी गुहार लगाई है, काफ़ी सारी चिट्ठियां लिखी गई हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री को, क्योंकि भाव ऑलरेडी यहाँ पर 30 से 50% कई कमोडिटीज़ के गिर गए हैं और जो नई फसल की आवक है वो यहाँ पर अब अक्टूबर में और भी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। तो किसानों के लिए क्या भाव हैं, हेजिंग कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात रही है। क्या आपकी भी कोई बातचीत रही है? आपसे इंडस्ट्री किस तरह से रूबरू है? देखिए, जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो हमारे पास भी आते हैं, हमारे रेगुलेटर के पास भी आते हैं, सरकार के पास भी आते हैं। हमने कुछ स्टडीज करवाई थी इसके ऊपर। एक स्टडी हमने खुद ने की, एक इंटरनली, और दूसरी हमने एक प्रोफेसर हैं IIM की, प्रोफेसर निधि अग्रवाल, उनसे हमने एक स्टडी करवाई थी, इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंशंस। तो दोनों जगह हमें यह पाया गया है कि इम्पैक्ट का इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट जो फ्यूचर प्राइस थे उनका स्पॉट मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। फ्यूचर प्राइसेस आर जस्ट मैसेंजर, जो आज से 4 महीने बाद क्या प्राइस होंगे वो इंडिकेशन हम देते हैं। आज का स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस का मतलब उसको सेट नहीं करते हैं। तो ये बड़ा क्लियरली इन स्टडीज में आया है। तो हमें उम्मीद है कि रेगुलेटर और गवर्नमेंट दोनों इन स्टडीज को देखेंगे, इम्पैक्ट को देखेंगे और आज की प्राइसेस को देखेंगे। इन एडिशन टू दैट, कि जैसे मैंने कहा, जो बम्पर क्रॉप्स आ रही है उनको देखते हुए आज की तारीख में इंदौर रीजन में सोयाबीन जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है, वहाँ 3,500 और 4,000 के रेट मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। और लोकल जो आड़तिया होता है वो किसानों को बड़ी आसानी से फ्लीस कर सकता है, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कहीं दूसरी जगह किसान बेच नहीं सकता। तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट, एक हमारी जो फ्यूचर्स मार्केट है, इसको स्ट्रेंथन किया जाए, इसको एनेबल किया जाए और इसे जल्दी से जल्दी सस्पेंशन विड्रॉ किया जाए। एब्सोल्युटली, और यही काम काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज, ब्रोकरेजेस, सभी की तरफ से वो एक वन वॉइस आती हुई नजर आई है कि आप सर्वेलेंस कीजिए, आप और बड़े स्टेप्स यहाँ पर लीजिए, लेकिन सस्पेंशन क्लियरली एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर बाजार को डिस्टर्ब करता है। जैसे अरुण जी ने कहा, काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन लर्निंग्स भी इस साल से काफ़ी सारी हैं और एक नया चीयर वो आज हमारे साथ यहाँ पर लेके आए हैं कॉफ़ी लॉन्च के साथ। अरुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको, एंड होपिंग दैट ये एक लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बहुत बेहतरीन करेगा। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ समय निकालने के लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।
इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज की। यहाँ पर काफी उठापटक है, कैसे आप करें कारोबार बताएंगे आपको। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेज से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है compared to last 2-3 years. हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था because of the performance of the business. You know, हमारा business almost 100% year on year से बढ़ा है from last year to now. So and बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूँ कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? सो हाय अर्शदा, मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल
हो गए शुगर को। मनीष की कंपनी आई थिंक भी 8-9 इयर्स से है मार्केट में, एंड हमने बहुत सारे साइकिल्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स। एंड एक चीज वो देखी है कि जब फंडिंग विंटर होता है, जब अकाल पड़ जाता है फंड रेजिंग में, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक बेटर माहौल होता है, बिकॉज मनी सिर्फ अच्छी कंपनीज में जाता है। एंड ओवरऑल ब्यूटी अगर देखेंगे एज अ कैटेगरी, तो जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें 70% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन है। तो जो कितना बर्न करना है वो एक बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड डिसीजन होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो फंडामेंटल, जहां कैश आ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसे मनीष ने बोला स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन अच्छे हैं, बर्न कम है, ऐसे बिजनेसेस की डिमांड एक्चुअली जब फंडिंग विंटर होती है तो बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का यह मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में। आपका स्वागत है। हमारे साथ आप जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी रिटेल बिजनेस सुनील काटके एंड जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कोलिन शाह। दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। कोलिन, आपसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि नंबर्स जो लेटेस्ट आए हैं वो बेहतरीन दिखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के नंबर्स को लेकर। आप कैसे देखते हैं इसे? पिछले साल के कंपैरिजन में कैसे हैं? अगस्त हमने $16.6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, तो ये 4.4% का ग्रोथ है। अब देखोगे तो दुनिया भर में मेल्टडाउन, करेंसी वोलेटिलिटी, रशिया यूक्रेन वॉर, तो सब कुछ ध्यान में रखे 4% का ग्रोथ डिसेंट ग्रोथ है। और स्पेशली अप्रैल टू अगस्त हमारा ऑफ सीजन भी रहता है। लास्ट सम क्वार्टर तो समर था दुनिया भर में, यूएस और यूरोप में, तो सीजन में आगे अच्छा ग्रोथ ही रहेगा। यूएस इज होल्डिंग अप ओके, यूरोप इज होल्डिंग अप ओके, गल्फ भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। स्पेशली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में 17% का ग्रोथ हुआ है, स्टडेड ज्वेलरी में 17% का ग्रोथ हुआ है। और यूएस में जो बेहतरीन ग्रोथ हमने जो कमोडिटी में देखा है वो है लैब ग्रोन डायमंड्स, जहाँ पे लगभग 55% का ग्रोथ हम देख रहे हैं। और जेमस्टोन भी बहुत स्ट्रांग है। जेमस्टोन 2-3 साल इतना स्ट्रांग नहीं रहा था, बट ये साल 40% ग्रोथ जेमस्टोन के कारोबार में भी हुआ है। सो ओवरऑल अगर चाइनीज मार्केट स्पेशली जो बहुत सारे लॉकडाउन हुए ये साल में और लास्ट ईयर में, अगर अगले 2-3 महीने में थोड़ा वहां पे अगर सब मॉल खुल जाए तो ये सीजन चाइना में स्ट्रांग रहेगा। तो हमारे जो ग्रोथ नंबर्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं कि $44 बिलियन ये साल होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाए। ऑलराइट, यानी कि द ब्लिंग इज बैक। जैसे आपने कहा, चाहे वो डायमंड है, सोना है, जेमस्टोन है, लैब ग्रोन है, सभी में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। कोलिन, फोर्थ क्वार्टर साल का सबसे अहमियत वाला क्वार्टर होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स की डिमांड हो या फिर ग्लोबल, बिकॉज क्रिसमस न्यू ईयर की मांग निकल के आती है। किस तरह के नंबर्स की उम्मीद है? मनीषा, 2020 में अगर आप देखोगे तो हमारा एक यूएस अगर आप बेंचमार्क देखो, क्योंकि वहाँ का डेटा मींस अच्छा रहता है। सो 21 में वी सॉ द अमेरिकन मार्केट ग्रो टू $91 बिलियन, 50% का ग्रोथ हुआ। बिकॉज क्या था कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारी शादियां हुई, एक साल शादियां नहीं हुई थी, तो इन 21 वी हैड लाइक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। अब ये साल वो सेम पीरियड नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर बैक टू नॉर्मल। आप जैसे गिनो तो लगभग जो 50% ग्रोथ जो हम लोग
सबने, और खाली हमारी इंडस्ट्री नहीं, लग्जरी और बहुत सारे सेक्टर में देखा, वो ये साल नहीं देखेंगे, जो कि नॉर्मल पीरियड रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक 2019 से हम लोग ग्रोथ देखेंगे और स्ट्रॉन्ग सीजन ही रहेगा। स्पेशली इंडिया में मैं सोच रहा, और अपने सब इधर ही है, आई थिंक दिस दिवाली विल बी लाइक 2 साल के बाद पहली दिवाली, जहाँ पे सब जन बाहर रहेंगे, मॉल्स, खरीदारी, ट्रैवल इज ऑल टाइम हाई, फ्लाइट के आप रेट्स देखोगे तो देयर इज अ स्पेंडिंग हैपनिंग, और मेरे को लगता है जेम्स एंड ज्वेलरी का भी उसका शेयर मिलेगा। अब खाली एक वरीसम फैक्टर यही है, यूएस का फेड रेट्स, रूपी गोइंग टू 82, आज तो एकदम सवेरे बहुत वीक खुला था। सो अगर ये थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए तो आई थिंक ये दिवाली बहुत एक बम्पर दिवाली रहेगी। आपने रुपये का जिक्र किया, और जी हाँ, 81-90 के करीब के लेवल। सुनील, कैसे देखते हैं आप रुपए को, और अब नियर टर्म ट्रेंड्स क्या हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है रुपी हर दिन ऑल टाइम लो किए जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स ऑन द अदर साइड ऑल टाइम हाई करे जा रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही सिनारियो है कि ग्लोबल लेवल पे जैसे जैसे फेड अपना ब्याज दरें बढ़ाते जाएगा, उतनी मजबूती डॉलर में देखने को मिलेगी, और यूरो उतना ही वीक होते जा रहा है। इवन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अभी वीक हो रहा है। तो जितने भी डॉलर के अगेंस्ट मेन करेंसीज हैं वो वीक हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें ऑब्वियसली रुपी में भी देखने को मिल रहा है। इवन आरबीआई ने भी अपने फ्रंट पे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि रुपी का जो स्लाइड है कहीं ना कहीं रोकें। बट ट्रेंड अभी जिस हिसाब से डॉलर मजबूत हो रहा है, मुझे लगता है कि और थोड़ा स्कोप है। देयर आर चांसेस, मैंने थोड़े बहुत एक्सपर्ट से बात भी किया था, तो उनका एंटिसिपेशन है कि ये पॉसिबिलिटी है कि 82.5 लेवल तक जाके एक जो स्लाइड है ये रुकेगा। बट समवेयर डाउन द लाइन ये ओवरसोल्ड जोन में है अभी, रुपी 82 के आसपास है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल लेवल है ये। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि फिर से जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स रहेंगे, आरबीआई की तरफ से जो इंटरवेंशन रहेगा, तो उसके चलते फिर से ये 79-78 के लेवल तक देख सकते हैं 2 से 3 महीने के दौरान। अभी के लिए पैनिक सेलिंग है थोड़ा रुपी में, और ये जैसे मैंने बताया 82.5 तक का लेवल छू सकता है, और 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। सुनील, सोने चांदी में अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी हो? लेकिन यहाँ पर लगातार नित्य नए लोज बनते हुए हम नजर आए हैं। ऑफ कोर्स ज्वेलरी खरीदारों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि सोने चांदी में गिरावट है, रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से इतनी ज्यादा गिरावट भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्यूज है? जी मनीषा, जैसे आपने बताया शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बेयरिश है, क्योंकि डॉलर में सेफ हेवन डिमांड अच्छा है, तो गोल्ड का जो सेफ हेवन अपील है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है। मुझे लगता है जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है गोल्ड और सिल्वर को स्टैगर्ड तरीके में बाय करने का। डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड हेडरूम बढ़िया है। आज के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है गोल्ड और सिल्वर में, मुझे लगता है जो करंट 2 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, 10 ईयर ट्रेजरी 4% के आसपास है, डॉलर इंडेक्स 114.5 के रेंज में, मुझे लगता है कि आज के लिए सेलिंग का मौका है। 49,350 के रेंज में गोल्ड बेचना चाहिए। 49,050 तक का एक टारगेट है, यानी 300 रुपए गिरावट शाम के सेशन में देखने को मिल सकता है गोल्ड में। 49,500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। चांदी में भी मेरी सलाह बिकवाली की रहेगी, 54,950 के रेंज में बिकवाली कर सकते हैं। 55,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। डाउन साइड 54,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि सोने चांदी में आज भी मंदी का माहौल है, और कॉलिन के लिए शायद गुड न्यूज़ कि कुछ और लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया, ये इसी के साथ शो समेटने का समय है। सुनील, कॉलिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो सुमित मेहरोत्रा जुड़ेंगे हमारे साथ इक्विटी के एक्शन के साथ।